अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास MDS 601 ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर नंबर 4 है और यहाँ से हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च की मेन स्टडी शुरू हो रही है। पहले 3 लेक्चर में हमने ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन किया है कि ऑपरेशन रिसर्च एक्चुअली होती क्या चीज़ है। तो यहाँ से टॉपिक नंबर 4 से इसके मेन चीज़ स्टार्ट होने जा रही है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है और इसकी कुछ टेक्निक्स, जैसे कि इस टॉपिक हम CPM को डिस्कस करेंगे। तो CPM या PERT इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको सेम उसी तरीके से बताऊँगा जैसे LMS में इस लेक्चर को रिप्रेजेंट किया गया, सेम वही उसी एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और बहुत ईजी सी एग्जांपल है, उसकी मदद से मैं आपको ये चीज़ समझाऊँगा। तो छोटा सा टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं इसकी PPT स्लाइड सी। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है CPM या PERT मेथड हो। तो इसमें सबसे पहले यहाँ में ये चीज़ बताई गई कि हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये हम जो स्टार्ट वाले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन होती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, मॉडल कंस्ट्रक्शन होती है, सोल्यूशन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये चीज़ हम इसके पार्ट्स होते हैं और इनमें से ये जो 2 मेन पार्ट हैं, मॉडल कंस्ट्रक्शन और सोल्यूशन, इनको ही हमने ऑपरेशन रिसर्च का प्रोसेस कहा हुआ है। तो ऑपरेशन रिसर्च की हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे पास मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी नेटवर्क और अदर्स में इनको शामिल करते हैं। तो इस टॉपिक में हम CPM को स्टार्ट करने लगे हैं। तो CPM का सबसे पहले आपने याद रखना है कि CPM हमारे पास क्या चीज़ होती है। CPM हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड का मुख़ाविफ़ है, ठीक है। CPM हम किस चीज़ को कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। उसके बाद CPM सबसे पहले यूटिलाइज़ किया था EI डुपोंट डी नोमोरस, पता नहीं अजीब सा नाम है। इसने 1958 में CPM को इस्तेमाल किया था। और जब इसने CPM को इस्तेमाल किया था, CPM हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। और जब इसने क्रिटिकल पाथ मेथड को स्टार्ट किया था अपनी फैक्ट्री में, तो इसको $1 मिलियन की सेविंग हुई थी। उसके बाद इसको ब्रिटिश ने BS4335 के नाम से इसको इशू कर दिया 1968 में कि ये किसके में ये प्रोसेस होते हैं, और इन तमाम प्रोसेस को आगे मज़ीद बाकी कंपनी को भी दे दिया। तो इसके कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी गई है उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक जगह से हमने एक ख़त लिखना है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक ख़त लिखना है और उस ख़त को पहले टाइप करना है, फिर उसको इन्वेलप करना है, उसके ऊपर मोहर लगानी है और उसको पोस्ट करना है। तो देखने में तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए हम ऑपरेशन रिसर्च को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले इसकी प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग में इसके कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो सबसे पहले इसका ये पार्ट आएगा कि हमने, इसका सबसे पहला पार्ट है कि हमने एक लेटर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसका ये पार्ट आ गया कि हमने एक लेटर लिखा है। सेकंड पार्ट आ गया कि इसको इन्वेलप में, ये इनके ख़त के लिफाफे में डालना है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका आ गया, इसके ऊपर एड्रेस और स्टैंप लगानी है। फोर्थ पार्ट इसका आ गया कि लेटर को पोस्ट कर देना है। तो देखने में तो ये बहुत सिंपल सा मेथड आ रहा है कि बस लेटर लिखना है, उसको एनवेलप में पुट करना है, उसके बाद उसके ऊपर मोहर लगानी है, उसको पैक करना है और सेंड कर देना है। लेकिन इसको मज़ीद क्लासीफाई किया हुआ है कि अगर आपके पास एक बड़े किस्म का लेटर होता है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ मेजर करते हैं कि लेटर लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये बताया गया कि आपके पास, आपको लेटर लिखने में 5 घंटे चाहिए, ठीक है। आपको लेटर लिखने में 5 घंटे चाहिए, कोई बड़ा लेटर हो सकता है। तो लेटर आप स्टार्ट करेंगे 3 बजे से। 3 बजे से आपने लेटर स्टार्ट किया है लिखना और 8 बजे तक आपने लेटर लिखा है, ठीक है। तो दरमियान में इस एरो का ये मतलब है कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक आपने ये लेटर लिखा है, ठीक है।
तो 3 बजे से लेके 8 बजे तक फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि हम लेटर लिखेंगे और 8 से 12 बजे तक नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इन्वेलप के अंदर पुट करेंगे, लिफाफे के अंदर ख़त को डालेंगे 8 बजे से लेके 12 बजे तक। और ख़त को इन्वेलप के अंदर डालने के लिए हमें 4 घंटे दरकार होंगे। तो सबसे पहले 3 से लेके 8 बजे तक हमने ख़त लिखना है, फिर 8 बजे से लेके 12 बजे तक नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हम उस ख़त को इन्वेलप के अंदर पुट करेंगे। फिर उसका अगला स्टेप क्या आएगा कि उसके ऊपर एड्रेस और स्टैम्प भी लगानी है। तो उसके लिए हमने 2 घंटे रख लिए कि 12 बजे से लेके 14 बजे तक हम उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे और उसके ऊपर स्टैम्प लगाएंगे। 2 घंटे उसके लिए चाहिए। फिर हमें उस लेटर को पोस्ट करने के लिए भी मज़ीद 2 घंटे चाहिए। तो हम 14 बजे से लेके 16 बजे तक उस लेटर को पोस्ट कर देंगे। तो यूँ हमने 3 बजे काम स्टार्ट किया था और 16 बजे हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इस सारे प्रोसेस का बताने का मतलब क्या है कि हम तमाम जो प्रोसेस होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये सारी हमारे पास एक डायग्राम बनती है। तो इस डायग्राम को हम आगे जाके स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके याद करने वाली बात ये है, आपने याद रखना है कि टाइम फ्लो जो है वो आपके पास लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, ठीक है। यानी आपके पास जस्ट इस डायरेक्शन में आप मूव करा सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप मूव नहीं करा सकते, ये आपके पास गलत होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने राइट टू लेफ़्ट मूव कराना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूव हुआ है, ये एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हेड इवेंट जो होता है जिसको हम पहला इवेंट बोलते हैं, ये जो पहला इवेंट होता है इसको हम हेड इवेंट बोलते हैं। सेकंड वाली इवेंट को हम टेल इवेंट बोलते हैं। तो हेड इवेंट आपके पास जो वो इसको हम टेल इवेंट बोलते हैं और इसको हम हेड इवेंट बोलते हैं। और एरो आपके पास टेल इवेंट से हेड इवेंट की तरफ जाती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हेड इवेंट जो होगा उसका नंबर ऑलवेज हायर देन टेल इवेंट होगा। तो इसको हम नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं। इस दरमियान वाले को आर्क बोलते हैं, दरमियान में जो लाइन है उसको आर्क बोलते हैं, जिसके आगे तीर का निशान होता है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक तो टाइम आपके पास लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेगा। सेकंड, आपके पास जो हेड नंबर होगा ना, हेड इवेंट का नंबर, वो आपके पास हायर देन टेल इवेंट होगा। कि आप 3 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 8 बजे तक लिखेंगे, ये नहीं कि 8 बजे से लेके आप 3 बजे तक खत लिखेंगे, जैसे पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आप देखें एक्टिविटी 3 बजे से लेके 12 बजे तक आप अच्छा यहाँ पे आप देखें 3 बजे से लेके हमने 3 बजे से लेके 8 बजे तक ख़त लिखा था, ठीक है। फिर 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमने उस ख़त को एनवेलप में डाला था। तो हमारे पास स्टैम्प एक बंदा अगर हम भेज दें कि हम स्टैम्प ले आए, ठीक है, तो उसके पास कितना टाइम होगा, वो उसके पास 3 बजे से लेके 12 बजे तक टाइम होगा, क्योंकि हमने उस स्टैम्प तो वाला इन्वेलप करने के बाद ही लगानी है। तो जो हमने स्टैम्प लेने के लिए बंदा भेजा है उसके पास कितना टाइम है, 3 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे पास टाइम है स्टैम्प लेने का, ठीक है। और हमारे पास इन्वेलप लेने का कितना टाइम है, 3 बजे से लेके 7 बजे तक इन्वेलप्स लेने का टाइम हमारे पास है, क्योंकि 8 बजे तो हमने इन्वेलप्स में डालना स्टार्ट कर देना है, तो 7 बजे तक हमारे पास इन्वेलप्स लेने का टाइम है। तो यहाँ से आप देखिए, अब हमारे पास फाइनल डायग्राम बन गई है कि हमने 3 बजे से 8 बजे तक लेटर लिखा, 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमने उसको इन्वेलप में पुट किया, और हमने एक सेकंड बंदा भेज दिया 3 बजे से लेके 7 बजे तक, जो कि जाके इन्वेलप लेके आएगा, ठीक है। 7 बजे तक हमारे पास इन्वेलप आ गए, 3 से 8 बजे तक हमने ख़त लिखा, फिर उन्हीं इन्वेलप्स में हमने 8 बजे से लेके 12 बजे तक उस ख़त को पुट कर दिया। अब हमने एक और बंदा भेजा हुआ था 3 बजे से 12 बजे तक, उसके पास टाइम था कि वो आपके पास स्टैम्प लेके आ जाए, ठीक है। तो वो 12 बजे तक स्टैम्प लेके आ गया। फिर 12 बजे से लेके 14 बजे तक हमने स्टैम्प और एड्रेस उस पर किया, और 14 से 16 बजे तक हमने उसको पोस्ट कर दिया। तो हमारी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास CPM कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है।
जिनके क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये ओवरहाल में यूज़ होता है कि आपने प्लांट लगाने हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इक्विपमेंट में, व्हीकल्स के इंजन को रिपेयर कराना है या आपने नए प्लांट्स लगाने हैं तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपके पास जो फ्लैट्स बनते हैं, घर बनते हैं या ऑफिसेस बनते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शंस या उनकी रिपेयरिंग में आपके पास ये चीज़ इस्तेमाल होती है सीपीएम। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जब ब्रिज बनाए जाते हैं या रोड्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास सीपीएम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रोड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में सीपीएम इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, रोड्स बनती हैं। रोड बनने के बाद हम उसमें पानी के पाइप्स और गैस के पाइप्स डालते हैं, दोबारा उस रोड को खोद कर उसमें पाइप डालते हैं। लेकिन अगर उसी में हम सीपीएम इस्तेमाल करें, यानी कि हम क्रिटिकल पाथ मेथड उसमें इस्तेमाल करें, तो हमारे पास क्या चीज़ होगा, जैसे ही हम रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारे पास ये चीज़ आएगी कि हमने सबसे पहले इसमें पानी के पाइप डालने हैं, गैस के पाइप या बिजली के जो खंभे लगाने हैं वो लगाने हैं। उसके बाद हम रोड की कंस्ट्रक्शन को शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि हम बाद में उसी रोड को उखेड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ब्रिजेस में और रोड्स में हम सीपीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह टाउन प्लानिंग में कंट्रोल डिज़ाइन ऑफ प्रोसीजर में हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग में हम सीपीएम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ की आपने लॉन्चिंग करनी है तो आप उसमें सीपीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीएम का क्या मतलब है, क्रिटिकल पाथ मेथड आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केटिंग में। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट बनेगा उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और आपके पास सारा एक प्रोसेस होगा कि आपने उसकी मार्केटिंग कब स्टार्ट करनी है, कब उसको लॉन्च करना है, कब उसकी आपके पास फाइनल शेप बनेगी। तो ये सारी आपके पास क्रिटिकल पाथ मेथड के जरिए आ जाएगी। शिप बिल्डिंग में आपके पास डिज़ाइन और प्रोडक्शन में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इसके बाद डिज़ाइनिंग में कार केयर डिज़ाइन, मशीन टूल्स में चीज़ इस्तेमाल होती है। ऑफिस प्रोसीजर में और कंसल्टेंसी में ये सीपीएम आपके पास इस्तेमाल होती है। उसके बाद सीपीएम का जो नेटवर्क है ये किन स्टेप पे काम करता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीपीएम टू डेवलप अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्लान की आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है कि हमने एक ख़त लिखना है और उसको पोस्ट करना है, तो इसकी हमने एक सारी रिप्रेजेंटेशन बनाई है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अ नेटवर्क इज़ ग्राफ representation with a flow of some types in its branches. It presents nodes and branches. तो नोड्स और ब्रांचेस को हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास कि सीपीएम आपके पास सिस्टम ऑफ नेटवर्क कहाँ पे इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हाईवेज़ हैं, हमारे पास नोड्स क्या चीज़ें हैं, हाईवेज़ में हमारे पास नोड्स हैं, इंटरेक्शंस, ठीक है, इंटरसेक्शंस। तो इसमें इसकी ब्रांचेस क्या चीज़ें हैं, इसकी ब्रांचेस हमारे पास हैं रोड्स, क्योंकि हाईवे रोड्स इस्तेमाल होती हैं और इसके ऊपर क्या चीज़ फ़्लो करेगी, इसके ऊपर व्हीकल्स फ़्लो करेगी। सेकंड, यहाँ पे आप देखें कम्युनिकेशंस हैं। तो कम्युनिकेशन में हमारे पास नोड्स क्या हैं, स्विचिंग पॉइंट्स हैं कि आपके पास कम्युनिकेट करेंगे वहाँ आपके पास कौन कौन से स्विच इस्तेमाल होंगे। इसकी ब्रांचेस वायर्स हैं और कम्युनिकेशन में क्या चीज़ फ़्लो करेगी, इसके ऊपर मैसेजेस फ़्लो करेंगे। और उसके बाद फ्लूइड सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नोड्स के हैं, नोड्स हमारे पास हैं पंपिंग स्टेशन, पंप करेंगे तभी आपके पास जो फ्लूइड है वो सप्लाई होगा। इसमें ब्रांचेस क्या चीज़ हैं कि पाइप्स हैं और इसमें फ़्लो क्या चीज़ करेगी, फ्लूइड करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आपके पास नोड्स के हैं, वर्क सेंटर्स हैं, इसमें ब्रांचेस रूट्स हैं और इसके ऊपर आखिरी जॉब्स जो हैं वो फ़्लो करेंगी, जॉब्स आपको मिलेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिसीजन पॉइंट्स आपके पास नोड्स हैं, एक्टिविटीज़ इसकी ब्रांचेस हैं और टाइम इसके ऊपर फ़्लो करेगा। इसके बाद एयरवेज जो है, एयरवेज में एयरपोर्ट आपके पास नोड्स हैं, एयरलाइंस इसकी ब्रांचेस हैं, एयरलाइंस होंगी तभी आपके पास कोई चीज़ फ़्लो करेगी और इसमें एयरक्राफ्ट आपके पास यहाँ पे फ़्लो करेंगे। तो यहाँ हैंड आउट्स में यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, आप इसको तफसीली देख सकते हैं। तो नोड्स और ब्रांचेस का वहाँ भी कंसेप्ट था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो पहला वाला दायरा बनता है इसको हम नोड कहते हैं।
ठीक है। इस दायरे को हम नोड कहेंगे और दरमियान में ये जो हमारे पास एरो होता है इसको हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांच होगी, ये हमारे पास जो गोल दायरे बने ये हमारे पास नोड्स होंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे है पंपिंग स्टेशन का एक यहाँ पे एक नोड बन गया पंपिंग स्टेशन। यहाँ पे फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा, ये इसका नोड बनेगा जो कि पाइप से है। ये आपके पास पाइप है, ठीक है, ये आपके पास पाइप है ना, तो ये इसका नोड्स बन गया। ये आपके पास पंपिंग स्टेशन बन गया जो कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें फ्लूइड जो है वो फ्लाई करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।